अमेरिका को खतरा है न्यूक्लियर वेपन से पाकिस्तान के। कहते ना पाकिस्तान से नहीं है, दिक्कत है आसपास के देशों से कि कहीं ये वेपन इनके हाथ में ना लग जाए। एक औरत बोलती है कि जैसे जियाउल हक को प्लेन क्रैश में मारा, तुझे किसी दिन कोई कार धमाके में मारेगा। और बहादुर मतलब फील्ड मार्शल और नवाब शरीफ मैम ये दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है जो अपने चीफ ऑफ मतलब फील्ड मार्शल के लिए कहता सिक्योरिटी दे दो ब्रिटेन को। अब मैम जो ब्रिटेन से सिक्योरिटी मांग रहा है, हिस्ट्री में आपने कभी कोई ऐसा देश देखा है जो अपने जनरल के लिए कहता है कि मेरे जनरल को खतरा है, तुम सिक्योरिटी दे दो मैम? तो अब किस ऑपरेशन सिंदूर की बात हम बाद में करें। वो एक औरत की धमकी भी नहीं है मैम, एक औरत के नारे से उसकी हालत खराब हो गई मैम। कई बद्दुआएं हैं उनकी, तो बद्दुआओं से दिमाग खराब हो गया उनका। तो ये देखे ना मैम, एक डर देखो आप। और अभी अमेरिका का दौरा है उनका, लेकिन वो इतने डरे हुए हैं कि दौरे को भी बता नहीं रहे। शायद आपको 10-12 दिन के अंदर खबर मिलेगी कि आशिम मुनीर अमेरिका के दौरे में गए हैं करके। ये तो मुझे लग रहा है ये तीसरी चौथी पांचवी बार जाएंगे शायद। वो बार बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो बार बार अमेरिका दौड़ रहे हैं। फिर तेल को लेकर के बात हो रही है पाकिस्तान के कि तेल अमेरिका का कोई तेल का खजाना मिल गया उनको। अरे मैम, वो तो आप ही जब बताओगे कहाँ कौन सा खजाना मिला है। खजाना ये है मैम कि आशिम मुनीर पाकिस्तान की हिस्ट्री देख सकते हैं। पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है मैम, आपको पता है कि ये दुनिया के सबसे अमीर आर्मी ऑफिसर है पूरे वर्ल्ड में। दुनिया की किसी भी आर्मी को देख लो, जितना पैसा पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स के पास है, धरती में इतना पैसा किसी के पास नहीं है, किसी आर्मी ऑफिसर्स के पास। तो आशिम मुनीर खूब है। करप्शन मैम इस बार तो एक ऐसा कि पाकिस्तान अपनी आने वाली हिस्ट्री में हमेशा याद करेगा कि हमारे फील्ड मार्शल आए थे एक आशिम मुनीर, जिन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन दे दिए मैम। इनकी चल रही है न्यूक्लियर वेपन की डील जो कई सालों के बाद, शायद 5-10 साल के बाद लोगों को पता चलेगा कि हमारी धरती में एक फील्ड मार्शल हुए थे और हमें पता ही नहीं, हमारे वेपन सारे न्यूक्लियर वेपन अमेरिका से डील करके कहीं दूसरे देश पहुंच गए, किसी और को बेच दिए उन्होंने, किसी और को चले गए लेकर, हमारे न्यूक्लियर वेपन ही बेच दिए किसी ने। तो इससे बड़ा आप क्या दिखाओगे मैम? तो पाकिस्तान तो झुनझुना बजाता रहेगा। वो जो न्यूक्लियर वेपन्स की बार बार धमकी किधर भपकियां दी जाती हैं, वो बाद में ना पता चलेगा मैम कि आशिम मुनीर ने वो डील कर दी। ये ट्रम्प के साथ मिलकर डील कर ली मैम। ये चाहे ट्रम्प के साथ हो चाहे CIA के साथ हो मैम। देखो ट्रम्प तो क्या होते हैं 5 इयर्स के लिए आते हैं, है ना। चाहे इससे पहले बाइडेन आए 5 साल के लिए, चाहे बराक ओबामा आए, एजेंसी हमेशा एजेंसी रहती है। तो पाकिस्तान और अमेरिका का गठजोड़ आप कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन के लिए हो रहा है? ये अमेरिका ने कहीं और डील करा दी पाकिस्तान की? नहीं मैम, देखो अमेरिका को खतरा है न्यूक्लियर वेपन से पाकिस्तान के। खुद ही न्यूक्लियर वेपन दिए, खुद ही पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, लेकिन आज वो भस्मासुर हो गया। दिक्कत है ना पाकिस्तान से नहीं है, दिक्कत है आसपास के देशों से, तालिबान, अफगानिस्तान कि कहीं ये वेपन इनके हाथ में ना लग जाए, इसलिए पाकिस्तान से छीन लो। कि अब छीनने से तो छीन नहीं सकता ना मैम, छीनने से तो छीन नहीं सकता, लेकिन कैसे बार बार उनको पहला फुसला कि उन वेपन। दिक्कत है अमेरिका को खुद की सेफ्टी पहले। अमेरिका दुनिया में वो देश है मैम जो पहले खुद आतंकवाद तैयार करता है, खुद मुजाहिदीन बनाता है और लास्ट में मिटाता भी उन्हीं को है। अगर आप बिन लादेन की हिस्ट्री देखो, बनाने वाला कौन था? अमेरिका था ना। दुनिया में मुजाहिदीन किसने तैयार करे? अमेरिका ने किए। IS किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया मैम। दुनिया के अंदर किसी भी तालिबान किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया ना मैम। आप हाफिज ले लो, मौलाना मसूद अजहर ले लो, सबको किसने तैयार किया? अमेरिका ने तैयार किया ना मैम। वेनेजुएला में जो अमेरिका ने किया उस कार्रवाई को कैसे देखें? मैम बिल्कुल अमेरिका की एक पॉलिसी है, अब दोनों का पैटर्न लगाना। बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिराई, बिल्कुल गिराई। किसको दिया? जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। सेम अभी वेनेजुएला में किसको मिला है? नोबेल पुरस्कार। आप दिमाग देख रहे हैं पैटर्न। लेकिन वो अभी तक उनको सत्ता नहीं सौंपी। देने उसी को है ना मैम, आज नहीं तो कल सत्ता सौंप देंगे मैम। अच्छा आप कह रहे हो जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, जो अभी जो जिनको मिला है उनके हाथ में सत्ता, मारिया के हाथ में सत्ता जानी है उनकी, अमेरिका की। ऐसा नहीं है, वेनेजुएला तो अभी दिख रहा है मैम आपको। 1989 के अंदर कौन सा देश है मैम, मेरे दिमाग से उतर रहा है, बेलेना कोई देश है, जस्ट मेरे नाम से उतर गया। सेम अमेरिका ने क्या किया मैम, उनके राष्ट्रपति को भी कैप्चर किया, लास्ट में जेल डाला और वो जेल के अंदर खत्म हो गए। 2003 में इन्होंने क्या किया? सद्दाम हुसैन को उठाया, फांसी दी। 2022 में इन्होंने क्या किया? ये एक और प्रेसिडेंट को उठाया। वो तो इनका यही है मैम, और ये भी जेल चले जाएंगे, कभी बाहर आएंगे नहीं मैम। तो आप कह रहे हैं कि ये नोबेल पुरस्कार विजेताओं को सत्ता सौंप रहे हैं, अमेरिका सौंप रहा है दुनिया को। ये मैम वो नोबेल पुरस्कार दुनिया के लिए है। अच्छा मैम, महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का पाठ किया, पूरी दुनिया में किया मैम, पूरे वर्ल्ड में किया। मैं कहता हूँ शायद महात्मा गांधी जी, चाहे कुछ भी हो,
बोला, एक अहिंसा की तो बात करी नहीं, ना, उनको तो माने नहीं दिया, जाते उनको तो महात्मा नहीं गांधी तो अहिंसा के पुजारी माने दिया। जाते उनको क्यों नहीं दिया नोबेल पुरस्कार मैम? दुनिया के अंदर ये बताइए ना हैं। मैम, ये शांति पुरस्कार ये दिखाना सिर्फ दुनिया को, ये सारे के सारे क्या है, ये CIA के एजेंट है मैम। तो ये ट्रम्प जो खुद शांति पुरस्कार लेना चाह रहे थे, नोबेल का शांति पुरस्कार, जो इस तरह की जो कार्रवाई की है जो उन्होंने वेनेजुएला में, ये इसका दुनिया भर में विरोध हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि रूस और चीन ने इसका विरोध किया है, और भी कई देश इस पर चुप हैं, जो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनका विरोध है एक तरह से। तो ट्रम्प के इस तरह के कार्रवाई, अमेरिका की कार्रवाई में मैं कहूँ कि ये तानाशाह वाला रवैया नहीं है इनका। मैम दुनिया का एक दस्तूर है मैम, ये लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए कि दुनिया में अगर सेफ रहना है तो ताकतवर बनो मैम। ताकतवर के लिए दुनिया में कोई लॉ नहीं लगते हैं मैम, उसके लिए कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं लगता, कोई इंटरनेशनल कानून नहीं लगता, कोई मानव अधिकार नहीं लगता। अगर खुद को और अपने देश को बचाना है तो पहले एक चीज़ समझ लो, ताकतवर बनना है। ताकतवर कैसे बनोगे मैम? आपकी इकोनॉमी सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए मैम। तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था तो बन ही गए, बन रहे हैं, तभी तो डिस्टर्ब हो रहा है ना मैम। तो आप क्या कहना है कि जैसे जैसे हम पायदान पर ऊपर जाएंगे तो और दिक्कतें आएंगी? निंदा सब करेंगे, देखो क्या होता है, निंदा सब करेंगे, एक्शन कोई नहीं लेगा। हम भी करते हैं ना, दो लोग पीट रहे होते हैं या दो पीट रहे होते हैं, हम कहते हैं यार बहुत गलत हुआ तेरे साथ, लेकिन हम नहीं जाते बीच में। दुनिया में कुछ भी होगा निंदा सब करेंगे मैम, लेकिन आपके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं दिखेगा। आपको स्टैंड लेते हुए, स्टैंड आपको खुद लेना पड़ेगा। ये जितनी जल्दी सीख जाओ हम सबके लिए अच्छा है, बस कि जो करोगे आप खुद ही करोगे, निंदा पूरा विश्व करेगा मैम। क्यों मैम? फिजी की गवर्नमेंट गिरी थी, रबुका ने गवर्नमेंट गिराई थी ना फिजी की, एक लोकतंत्र को खत्म किया था। निंदा तो पूरी दुनिया ने करी मैम, पूरी दुनिया ने निंदा करी ना। लास्ट में फिजी में लोकतंत्र कौन लाया? लोकतंत्र हम ही लाए मैम, हिंदुस्तान ही लाया, महेंद्र पाल चौधरी को प्राइम मिनिस्टर बनाकर। अभी आप भारत के हम रणनीतिक सुरक्षा की बात करें तो आपको सबसे ज्यादा खतरा बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है या CIA से है? मैम देखो ये तो प्रॉक्सी है मैम, मोहरे कभी खतरा नहीं होते मैम। मोहरे मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान मोहरे हैं। मैं बांग्लादेश क्या करेगा मैम? मुझे एक चीज बताओ ना, बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश को हमने ही आजाद करवा के उनको दिया है मैम, वो क्या करेगा? इतना सा पाकिस्तान क्या करेगा मैम? ये है एक प्रॉक्सी। आप पाकिस्तान को इतना सा बता रहे हैं, पाकिस्तान सुनेगा तो कहेगा लकी बीच हमें इतना सा बता रहे हैं। अरे मैम इतना सा पाकिस्तान है मैम, है ना? इतना जो एड फंडिंग पर जिंदा है, जो इनकी एड फंडिंग बंद कर दो मैम, कल पाकिस्तान खत्म मैम। एड फंडिंग पर तो जिंदा है मैम। ये इन्होंने क्या बोला कि हम भूसे की रोटी खा लेंगे लेकिन क्या करेंगे, न्यूक्लियर बनाएंगे। अब भूसे की रोटी खा रहे हैं ना कई जगह मैम, कई बार आटा भी नहीं मिलता इनके तो बीच में। मैम वही सत्य हो गया ना। तो खतरा इनसे नहीं है, खतरा है मैम जो बैक में बैठे हुए हैं, जो पीछे से बैठे हुए हैं, जो करोड़ों की फंडिंग इनको देते हैं सिर्फ डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए। ये तो हमेशा मोहरे और आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश सही हो जाएगा तो सब कुछ कोई दूसरा आ जाएगा मैम। तो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, आप RNAW में रहे हैं, आप अभी भी मुझे पता है कि आप खास मिशन पर हैं, तो ये इन जो आप कह रहे हैं जो मोहरे के पीछे जो बैक में जो सपोर्ट है, उनके लिए किस तरह से उनको शांत रखने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है? मैम देखो, काउंटर अटैक करने के लिए, मैं काउंटर अटैक से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप वेपन्स लेकर, नहीं समझ गया। वो यदि भारत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो हम उसका काउंटर कैसे करते हैं? मैम काउंटर ही कर रहे हैं मैम। आज एक चीज बताइए, पूरा मिडिल ईस्ट हिला पड़ा है। आज आप रशिया यूक्रेन देख रहे हैं, आप सीरिया देख रहे हैं मैम, आज आप इजराइल को देख रहे हैं। डिस्टर्ब है ना, इजराइल भी लगातार चल रहा है, कभी ईरान के साथ, कभी गाजा के साथ। ईरान भी बहुत डिस्टर्ब है, सब डिस्टर्ब है ना। अमेरिका भी डिस्टर्ब है ना मैम। अमेरिका क्या बोल रहा है, मुझे ग्रीनलैंड भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। डिस्टर्ब है, क्यों डिस्टर्ब है? अपनी सेफ्टी को लेकर। उसको भी दिक्कत है कहीं रशिया अपना बेस ना बना ले वहां तक, तो कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मैम आज भी आप बाहर चले जाओ, सुबह से लेकर मैं कह रहा हूं, चलो आप 1 महीना घूम लो कश्मीर से कन्याकुमारी, आपको कोई आदमी डिस्टर्ब नहीं दिखेगा मैम। सब अपना काम कर रहे हैं, शांति से जा रहे हैं, क्योंकि जितनी टेंशन है ना मैम वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और इस देश के लीडर ने ले रखी है। वो टेंशन नहीं आने दे रहे, तो इससे बड़ी सिक्योरिटी की गारंटी क्या होगी मैम? 24 घंटे जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, लेकिन सारी टेंशन उन्होंने ले रखी है ना मैम, हमारे लीडर्स ने ले रखी है। तो जब आप खुल के बिल्कुल हम बढ़िया तरीके से आप पॉडकास्ट कर रहे हैं मैम, इतनी बढ़िया तरीके से, क्या हमने कोई सिक्योरिटी लगाई है बाहर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने तो मुझे बताया भी नहीं कि आपकी गाड़ी का नंबर कौन सा है। मैंने पूछा भी आपसे, तो ये आपने बताया नहीं मुझे। तो
हम बिल्कुल सेफ हैं, हम कभी टेंशन में, आप आराम से अपने घर जाते हैं कल भी, और आप कल के लिए आप कल दोबारा क्या कहते हैं टाइम्स नाउ में आते हैं, आपको शाम को पता होता है ना टाइम्स नाउ में आ रहा हूँ। बिल्कुल, हमें तो कोई खतरा नहीं है। बांग्लादेश में पूछ लो, पाकिस्तान, उनको कहता है पता ही नहीं है कल जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते, तो इसको बोलते हैं खतरा मैम। अभी आप जो अपने खतरे की, अपने देश में के अंदर की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, एक ऐसी घटना हुई है जिसका मुझे लगता है कि आज चूंकि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसका जिक्र भी जरूरी है। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, उसमें 2 आरोपी थे, उमर खालिद और शर्जील इमाम। उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। उसके बाद जेएनयू में प्रोटेस्ट हुआ और कुछ ऐसे अभद्र आपत्तिजनक नारे दिए गए वहां, जो मैं नहीं बता सकती। आप इस जेएनयू, जो एक बहुत बड़ा उच्च शैक्षणिक संस्थान है, वहां इस तरह की नारेबाजी को लेकर आपकी क्या राय है? मैम देखिए, जो भी 2 जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो तो हमारे देश के कानून ने कोई ना कोई एविडेंस देखकर, देखो ना तो मैंने उसकी चार्जशीट पढ़ी है मैम, ना मुझे पता है कि चार्जशीट में क्या लिखा गया है। यूएपीए के तहत जो भी उनके ऊपर मुकदमा लगा है, तो कानून अपना काम कर रहा है मैम, ठीक है। अगर जो भी एविडेंस अगर 1 साल के बाद वो देते हैं, अगर एविडेंस गवर्नमेंट को लगता है, तो कानून न्यायपालिका अपना काम कर रही है। ना तो हमारे को, ना तो मुझे अधिकार है, ना दुनिया हिंदुस्तान में किसी को भी अधिकार है कि न्यायपालिका के काम में दखल दे मैम। और रही बात जेएनयू की बात मैम, कि वो नारे लगाएं, तो आप ये सोचिए मैम कि मैं लोगों से कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में ये बात सुने कि एक कॉलेज, एक जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं एंटी इंडिया को लेके कुछ भी, और ये लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप है, तानाशाह। यार पल भर के लिए सोचकर देखना कि एक आदमी, कुछ लोग इसी देश के अंदर रहकर इसी देश के खिलाफ नारे लगाते हैं और रात को आराम से अपने घर में सो रहे हैं, फिर आप बोलते हो तानाशाह। यार मैं इस बात में विश्वास, ये नारा लगा के दिखा दो ना चाइना में, अगर आप सच में हो, एक नारा लगा के दिखा दो चाइना में, चाइना तुम्हें खत्म नहीं करेगा, तुम्हारे डीएनए को खत्म कर देगा। चाइना बोलता है कि यार ये गड़बड़ नहीं है, इसका चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, सबका डीएनए खत्म है, सबको खत्म कर दो, और वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, और यहाँ आके बोलते हैं कि हम तानाशाह हैं मैम। और शाम को अभी उनसे जिन्होंने कल नारे लगाए होंगे मैम, अभी बैठ के कहीं उनकी पार्टी चल रही होगी, क्योंकि शाम को फिर उन्होंने और चीज़ें करनी है ना, कहीं बैठ के कॉफ़ी पी के शाम के नारे की तैयारी कर रही होगी, और फिर बोलेंगे यार यहाँ तानाशाह चल रहा है, तानाशाह चल रहा है करके। मतलब डबल स्टैंडर्ड आप देख रहे हो। तो ये हिंदुस्तान की पब्लिक समझे इस चीज़ को, किसको तानाशाह बोलते हैं मैम। रूह कांप जाएगी मैम कि तानाशाह होता क्या है। जब इमरजेंसी लगी थी तब पूछो लोगों से, तब समझ में आएगा तानाशाह क्या होता है करके। इतने बजे दूध के लिए लेने के लिए निकलोगे तो इतने बजे निकलोगे, इतने बजे घर के दरवाजे बंद होने चाहिए, 4 लोग नजर नहीं आने चाहिए एक साथ। ये रोड, इस रोड के बीच में एक मोहल्ला आ रहा है, इस मोहल्ले को ही खत्म कर दो। ये था मैम तानाशाह। तो अच्छा लकी बिश जी, आप ये बताइए कि आपने कई मिशन को अंजाम दिए हैं, आप इजराइल में रहे, अभी आप इजराइल को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? वहां पे मोसाद के साथ आपने काम किया, कोई डायरेक्ट आपका उनके साथ कोई आपकी बातचीत होती रहती थी मोसाद के लोगों के साथ? मैम देखिए, किस एजेंसी के साथ हमने कंबाइंड मोसाद कैसे काम करती है, थोड़ा इस बारे में भी बताइए। मैम देखो, हर एजेंसी का अपना काम होता है। देखो, एजेंट का एक ही काम होता है मैम, दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, अपने एनिमी को दुनिया में किसी भी कोने में हो उसको खत्म करना मैम, अपने देश की सुरक्षा के लिए। ये दुनिया की चाहे मोसाद हो, चाहे MSS हो, MI6 हो, CI हो, RNW हो, सबका वही काम है कि अपने एनिमी को खत्म करना। प्रोसीजर कोई आदमी दिखा देता है, कोई एजेंसी डिस्क्लोज कर देती है, कोई एजेंसी डिस्क्लोज नहीं करती है। तो रही मोसाद के साथ में मोसाद का काम करने का मैम, देखो हमारे को कुछ एक लोगों की अच्छी चीज सीखनी भी चाहिए या बुराई चीज सीखनी भी चाहिए। हमें दुनिया में उन देशों से सीखना चाहिए जो देश कभी भी उनके देश के ऊपर बात आ जाती है तो वो देश उनका हर नागरिक एक हो जाता है मैम, ये हमें उनसे सीखना चाहिए। उनका नागरिक दुनिया में किसी भी कोने में हो, वो अपने देश के साथ खड़ा हो जाता है। हमने देखा जब हमास ने अटैक किया था तो दुनिया भर में जितना जहां इजरायली थे वो सब वहां पहुंच गए। और तो देखो, दुनिया की कोई भी एजेंसी का फ्रीली काम करती है मैम जब देश की जनता, आम पब्लिक उन पर भरोसा करे, उनका साथ दे मैम। एक आदमी 24/7 आवर मैम ड्यूटी करता है, ड्यूटी करने के बाद वो एक ऑपरेशन में जाता है, एक ऑपरेशन में वो शहीद हो जाता है, 2 आतंकवादी भी मारे जाते हैं, आप आतंकवादी के लिए मानव अधिकार लेके आ जाते हैं मैम। तो जो उनके मानव अधिकार की बात कर रहा है, हमें उनको लेके दुख नहीं होना चाहिए कि ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि वो एजेंट है दूसरे मुल्कों का, उसका घर का चूल्हा तक विदेशी फंडों से चलता है। आप मुझे एक चीज बताओ मैम कि आज लोगों के धरने लगते हैं, लोग 2-2 महीने तक धरने में बैठे रहते हैं। मुझे सिर्फ इतना मैम, अगर मैं 5 दिन काम नहीं करूँ ना,
तो मुझे मेरे रेंट की टेंशन हो जाएगी कि यार लक्की 20-4 महीने में रेंट देना है, कैसे मुझे मेरी गाड़ी की EMI भरनी है, मैं कैसे भरूंगा, 1 तारीख को मेरी गाड़ी की EMI कट जाएगी, मुझे महीने में मेरे घर का रेंट देना है, मैं कैसे दूंगा। जब मुझे टेंशन हो रही है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2-3 महीने तक जो लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, उनके घर का खर्चा कौन चला रहा है, सिर्फ इतना बताओ। अंबानी के परिवार के तो है नहीं, मुझे लगता है अंबानी का परिवार का उनमें से एक भी नहीं होगा, आम आदमी तो होंगे ना। शाहीन बाग प्रोटेस्ट की बात कर चाहे रहे हैं। दुनिया में जो भी इस टाइप के प्रोटेस्ट चलते हैं, सिर्फ उनका घर का खर्चा कौन चला रहा है मैम, कौन है जो डेली इतने लोगों को लेके वहां पर आ रहा है, ये सब चलता है मैम विदेशी फंडों से। उन लोगों को तो ये भी नहीं पता हम किस चीज का धरना कर रहे हैं। आप उनमें से एक आदमी को उठा के देख लो मैम, उस भीड़ में से, और उससे पूछो यार तुम ये धरना किस चीज का लगा रहे हो, उसको पता ही नहीं हो। बोला उन्होंने बोला है कि देश के खिलाफ, देश हमारे, उन लोगों को कुछ नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं मैम। मैं मोसाद की बात कर रही थी। मोसाद के साथ क्या आप जो कह रहे थे कि कुछ अच्छी चीजें यदि हो तो हमें सीखनी चाहिए, मोसाद की ऐसी कौन सी चीज है जो आप कह रहे हैं कि सीखने वाली है? वो एजेंसी कैसे काम करती है? हमने अभी तक बस सुना है, आप वहां रहे हैं, आपने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा होगा, थोड़ा बताइए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक स्पाई है एली कोहेल, वो कोई स्पाई नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं मैम, शायद 1960 के अंदर समथिंग वो मोसाद को ज्वाइन करते हैं, सीरिया जाते हैं, सीरिया जाने के बाद वहाँ के प्रेसिडेंट को चेंज करवा देते हैं, एक नया प्रेसिडेंट खड़ा कर देते हैं, और खुद इस सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे महज 5 साल के अंदर। मैम 5 साल में अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, आप किसी प्रधान को नहीं हटा पाओगे ढंग से। अगर मैं सपोज करो मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं बोलूँ तमिलनाडु में जाके किसी प्रधान को हटाना है, तो वहाँ अपने ही देश में मुझे प्रधान को हटाने में मुश्किल हो जाएगी, वो दूसरे देश में जाके वहाँ के प्रेसिडेंट को चेंज कर देते हैं मैम। अगर इस बात में कभी सोचो कि आप अपने दुश्मन मुल्क के अंदर जाके वहाँ के राष्ट्रपति को बदल देते हो, दूसरा राष्ट्रपति खड़ा कर देते हो महज 5 साल के अंदर, तो क्या देशभक्ति होगी मैम, क्या देश का सपोर्ट होगा मैम। और लास्ट में उनको फांसी में लटकाया गया, शायद 24 घंटे तक उन्हें फांसी में ही लगाया मैम। लेकिन हमास को खत्म करने में मोसाद को लंबा संघर्ष करना पड़ा। अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि हमास अभी भी है सक्रिय, उसके कई जो नेता हैं वो मारे गए, लेकिन फिर भी हमास सक्रिय है। तो मोसाद को यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है? मैम देखो, सेम चीज है कि मोसाद भी अकेला हमास से नहीं लड़ रहा है, उस हमास के पीछे भी तो बहुत देश है ना मैम। हमें सब सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन नजर आता है मैम। हम देखते हैं कि छोटा सा, चलो हम देखते हैं मौलाना मसूद अजहर, हम देखते हैं हाफिज सईद, ये छोटे से आतंकवादी, इनको महज कहते हैं इनको क्यों नहीं खत्म कर देते? क्योंकि ये दिख रहे हैं फ्रंट में, इनके पीछे बड़ी लॉबी है। ये सवाल तो है कि इनको खत्म क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लॉबी बड़ी है ना मैम, इज द बिग लॉबी, जो इनको छुपा के रखती है, जो तैयार करती है इनको, जो हर दूसरे दिन क्या करती है, एक नया आदमी तैयार कर देती है मैम। तो मेन चीज है वो लॉबी मैम, और वो लॉबी इतने वाइट हैं कि आपको लगता है तो दुनिया के महान लोग हैं मैम। उनके अगेंस्ट में मैं भी बात करूं तो आप तो मुझे गालियां देना शुरू कर दो। कल मैं उनके बारे में बोलूं, बोले यार क्या बात कर रहे हो तुम, किसके खिलाफ बात कर रहे हो? क्योंकि वो दुनिया के इतने बड़े लोग, इतने अच्छे लोग हैं दुनिया के अंदर जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हमास के पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी है, जो पावरफुल देश जो उसे सपोर्ट करता है मैम। आपके करियर में सबसे चुनौतीपूर्ण टास्क आपके लिए कौन सा रहा? कौन से देश में आपको लगा कि यहाँ ये मिशन मेरे लिए टफ है? नहीं देखो मैम, किसी भी देश के अंदर मिशन करना टफ नहीं है मैम। देश के अंदर मिशन करना मैम, वहां पर कौन से मेरे ऊपर लॉ लग रहे हैं, 2-4 गलती भी कर दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे टफ है मैम कि अपने ही देश के कुछ लोगों को समझाना, वो ज्यादा टफ है। वो बहुत इजी काम है यार, जाऊंगा पहले से पूरा का पूरा, हमारे पास एक मैप है, जीआर है, एनिमी का हाइड आउट है, पूरी की पूरी सपोर्टिंग टीम मेरे साथ है, गया अपना ऑपरेशन करके खत्म करके आ गया। इज द इजी, ये तो इसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। लेकिन एक आदमी को ये समझाना भाई तुम गलत कर रहे हो, वो बहुत मुश्किल है। कि ना तो मैं उसे मार सकता हूं मैम, कि मेरे देश का ही नागरिक है ना, मार भी नहीं सकता, तो उसे समझाना कि जो तुम स्टेप ले रहे हो भाई ये हमारे देश के अगेंस्ट है, इसमें कितना फर्क पड़ेगा इस देश के अंदर, वो सबसे मुश्किल काम है मैम। दिल्ली ब्लास्ट में आपने देखा कि कई डॉक्टर्स के तार इसमें जुड़े, कि जो डॉक्टर्स जिसने हमला किया वो खुद भी मतलब एक फिदायीन था वो। तो इस गठजोड़ को आप कह रहे हैं कि अपने देश में ही लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है। तो जब अपने ही देश के लोग टेरर एक्ट में शामिल हो रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को के लिए मतलब इनकी पहचान हम कैसे करें? ये स्लीपर सेल है, ये दूसरे वेश में होते हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं,
पेशा कोई और होता है, लेकिन जो स्लीपर सेल हम जैसे कहते हैं कि वो अपनी पहचान छुपा के काम करते हैं, अपने देश में समझाना और ये स्लीपर सेल की पहचान करना, ये कितना मुश्किल काम है? आप कैसे पहचानते हैं किसी स्लीपर सेल? बहुत ईजी है, आप भी पहचान लोगे। बहुत ही ईजी है लोग कि अगर आपको कैसे लगेगा कि ये आदमी साला आगे चल के एक आतंकवादी बन सकता है, ये स्लीपर सेल हो सकता है, देश को नुकसान पहुंच सकता है। बहुत ईजी तरीका आप सिविलियंस के लिए, आप एक काम करो मैम, आज आप सिर्फ शाम को एक वीडियो डाल दो और बोलो भारत माता की जय, है ना, हमारे संविधान जिंदाबाद, हमारा देश जिंदाबाद। नीचे 100 कमेंट्स आएंगे मैम, उसमें से 5 कमेंट पढ़ लो जो कहते हैं कि किस बात का देश, तो समझ लो कि कितनी नफरत है उसके अंदर। ये शुरुआत है, आपको कुछ नहीं करना, उन 100 में से उन 5 लोगों को फाइंड आउट कर लो जो इसके अगेंस्ट भी बात करते हैं। किस किस संविधान की बात कर रहे हो? यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, है ना मैम, यहीं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और बोलते हैं कि संविधान की बात कर रहे हो। तो आप यहीं से सोच पकड़ लो, ये आदमी को आतंकवादी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे ट्रैक करते हैं ISI, CIA, MI6। वो कोई ऐसा नहीं है कि MI6 ने अपनी पूरी टीम भेजी होगी या ISI ने टीम भेजी होगी। वो क्या करते हैं, आज हम बात कर रहे हैं मैम, आज कैसे इन डॉक्टरों को ट्रैक किया, आज हमने बात करी, हम देश हित के बात में बात कर रहे हैं। इसमें से 1000 कमेंट आएंगे, 10 कमेंट तो सिर्फ होंगे मुर्दाबाद, ये गवर्नमेंट मुर्दाबाद, एवरीथिंग। एक पोस्टर से पकड़े गए थे जब ये जम्मू कश्मीर में पोस्टर लगे। पोस्टर, तो एक पोस्टर से ना मैं यही, इन कमेंटों में क्या होता है, सपोज करो ISI क्या करती है, 5 कमेंट को देखती है कि ये कमेंट तो साले बड़ी नफरत कर रहे हैं यार देश से। ISI क्या करती है, ISI का पूरा विंग है, उस आईडी को ट्रैक करती है और उसके हर कमेंट को पढ़ना शुरू करती है, उसके हर पोस्ट को पढ़ना शुरू करती है। कम से कम 2 महीने, 3 महीने, साल भर भी क्या करती है, उस आईडी के ऊपर नजर रखती है। ISI को लगता है तो भस्मासुर है इसी देश के अंदर। तब पहली बार वो लोग क्या मिलते हैं, इन लोगों से मिलते हैं, इनके विचारों को समझते हैं, उन विचारों को जो 90% विचार खराब हैं उसमें 10% अपना लगाते हैं और एक आतंकवाद तैयार करते हैं मैम। ISI ऐसे काम करती है, दुनिया के सब लोगों का यही तरीका है। हमारी एजेंसी ऐसे कमेंट करने वालों को छांट के पकड़ती है। आज मैम बिल्कुल, जो भी अगर ऐसा लग रहा होगा, आज हमारे देश की सिक्योरिटी विंग, हमारी देश की जितनी भी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, वो सब के सब हर उस एंटी एलिमेंट को 24/7 ओवर ट्रैक कर रहे हैं जो इस देश को नुकसान करने के बारे में सोच भी रहा होगा। मैम आप बड़े मिस्टीरियस से क्यों लगते हैं मुझे, बड़े रहस्यमयी लगते हैं। आपसे जब भी बात करूं तो आप बड़ी जल्दी में होते हैं, किस बात की जल्दी होती है आपको? मैम देखो, दुनिया में और भी काम है, यहाँ से जाऊँगा कोई और काम है, तो देखो टाइम तो हर आदमी, मतलब ऐसा नहीं है मैम, वक्त तो देखो, मैं आपको चलो मेरी छोड़ दो मैम, एक कॉलेज के लड़के को भी आप बोलो कि मैम थोड़ा सा जल्दी जाना है, चाहे उसको कहीं भी जाना होगा, काम के लिए जाना होगा, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना होगा, XYZ किससे मिलने जाना होगा, कोई अगला काम होगा किसी भी आदमी का। तो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं पूछूंगी। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैम गर्लफ्रेंड, आप एक चीज बताओ, शादी हो गई अब? नहीं, मेरे जैसे आदमी की गर्लफ्रेंड बनेगी मैम, आप खुद ही बताओ। क्यों नहीं बनेगी, आप तो इतना पसंद करते हैं लोग आपको, तो कोई ना कोई उसमें से ऐसी होगी जो आपके जीवन साथी बनने लायक हो या जो आपको बहुत पसंद करती हो। मैम वो 2 ही दिन पसंद करेगी, चौथे दिन से तो बात उसको लगेगा कि इंसान तो एक बार ही मैसेज करता है गुड मॉर्निंग और रिप्लाई करता है 6 दिन के बाद, है ना मैम। तो 6 दिन के बाद जब मैं उसको रिप्लाई करूंगा तो शायद तो रिलेशनशिप बनने से पहले टूट जाएगा ना मैम। तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी लाइफ में? नहीं मैम, ऐसा नहीं मान सकते। नहीं मैम, गर्लफ्रेंड वगैरह तो होता तो ओपन ही हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। और मैम इनसे भी देखो, मैंने आपको क्या बोला, इनसे भी हटकर और भी बहुत चीजें हैं जीवन के अंदर।